संसद में सेंध लगाने वाले कोई भूले भटके नौजवान नहीं थे। मोदी के विरोधी एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये आज हम आपको बताएंगे। संसद में जंप लगाने वाले लड़के मोदी को लापता बनाने वाले पर्चे लेकर के आए थे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको बदनाम करने की एक साजिश बनाई जा रही थी। इनाम स्विस बैंक से मिलेगा, ऐसे पोस्टर छपवा करके ये लोग अपने साथ लेकर के आए थे। ये 6 लोग कोई पिछले 6 दिनों में नहीं मिले, बल्कि 6 महीने से ये एक साजिश रच रहे थे, बुन रहे थे। लखनऊ से स्पेशल जूते खरीदे गए, महाराष्ट्र से स्प्रे वाले कैनिस्टर लाए गए जिनसे वो पीला धुआं निकला था। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में ये सब लोग असेंबल हुए और फिर नई दिल्ली में लोकसभा को धुआं धुआं कर दिया गया। आज इस पूरे कांड पर नेताओं ने खूब शोर शराबा मचाया, लेकिन इस पूरे मुद्दे को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करने वालों को आज हम सच्चाई बताएंगे, क्योंकि इन 6 किरदारों के पीछे का सूत्रधार कोई और ही है। क्या संसद में घुसपैठ कराने वाला मास्टरमाइंड मोदी विरोधी फैन क्लब का मेंबर है? संसद के अंदर बाहर जो कुछ भी हुआ, क्या कोई मोदी का दुश्मन ही उसका स्क्रिप्ट राइटर है? 6 उपद्रवियों से किसने कांटेक्ट स्टैब्लिश किया? उनके पास किस किस का फोन गया? संसद में कूदो, शोर मचाओ, माहौल बनाओ वाला टूल किट 1 हफ्ते में एक्टिवेट हुआ या 24 के लिए 1.5 साल पहले ही पूरा का पूरा प्लान बना? क्या प्लान्ड तरीके से बीजेपी के सांसद से पास बनवाया गया? क्या उपद्रवियों को पास बनवाने का आइडिया बीजेपी के किसी पॉलिटिकल दुश्मन ने दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पूरा हंगामा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि टारगेट पर मोदी थे, निशाने पर अमित शाह थे? ऊपर सभापति पर रख दिया गया। श्री बालशौरी जी and adopting green energy initiatives. Our Honorable Prime Minister made a statement at COP26 summit and set a target to make India a net zero emission by 2070. We have a target of 500 giga. सांसदों की बेंच पर सागर नाम का जो आरोपी कूदा, वो राहुल गांधी को फॉलो करता था। मोदी को लेकर क्या सोचता था? लखनऊ का सागर अपनी प्रोफाइल पर योगी के बारे में कुछ भी लिख देता था। वो किसके पोस्ट पर ताली बजाता था? 13 दिसंबर से ठीक एक दिन पहले सागर ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जो स्टेटस लगाया, क्या उसमें लिखे शब्द उसी के थे या किसी और के कहने पर उसने ये शब्द लिखे? एक दूसरी आरोपी नीलम, जो खुद को बेरोजगार बताती है, वो मोदी को टारगेट करने वाले इकोसिस्टम का हाथ पकड़े खड़ी क्यों दिखाई देती है? सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल, जिस ललित झा को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो ललित झा मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की वकालत क्यों कर रहा था? ऐसे पोस्ट क्यों शेयर कर रहा था? क्या ललित झा नाम का यह आरोपी किसी मोदी विरोधी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, क्योंकि इसने अपनी प्रोफाइल पर एक वो तस्वीर भी शेयर की है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, कोलकाता का वार्ड नंबर 41 है। दाल में कुछ तो काला है, इसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल तो जरूर है, क्योंकि क्या यह सिर्फ संयोग है कि 12 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर मणिपुर का जिक्र किया जाता है, बेरोजगारी को लेकर मोदी के खिलाफ तंज कसा जाता है और अगले दिन संसद के बाहर हंगामा करने वाली नीलम वही मणिपुर, वही बेरोजगारी, वही युवा वाला टेप ऑन करके शोर मचाने लगती है। एक और सीक्वेंस समझिए। बुधवार दोपहर 1 बजे संसद की सुरक्षा में खिलवाड़ होता है और इसके कुछ घंटों के भीतर मैसूर में कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में बीजेपी के सांसद वाला पोस्टर लेकर धरने पर बैठ जाते हैं। सवाल है, इतनी जल्दी पोस्टर कैसे छप गए? पोस्टर पर मोदी विरोधी टेक्स्ट कैसे चिपक गए? कांग्रेस ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर इतनी तेजी क्यों दिखा रही है? क्या संसद की सुरक्षा को भेदना पहले से लिखी गई किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था? और क्या इन आरोपियों के असली हैंडलर्स को सिर्फ सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काना था, शोर मचाना था, माहौल बनाना था? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी विरोधी ये टेक्स्ट क्यों घुमाते कि देश असुरक्षित हाथों में है?
कांग्रेस अपने ऑफिशियल टाइमलाइन पर यह पोस्टर क्यों चिपकाती कि मोदी राज में कुछ भी चंगा नहीं है? कांग्रेस के हर हैंडल से यह नैरेटिव क्यों बनता कि मोदी कहां हैं, मोदी चुप क्यों हैं? इंडी अलायंस संसद ठप क्यों करता? होम मिनिस्टर से बयान की मांग क्यों करता? जिनके रेफरेंस पर आरोपियों ने पास बनवाया उन्हें सस्पेंड करने की बात क्यों करता? कांग्रेस अध्यक्ष इंडी अलायंस के पार्टनर की मीटिंग क्यों बुलाते और इसके बाद हर मोदी विरोधी कैमरे पर आकर मोदी मोदी क्यों चिल्लाता? ना आप तक कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान आई, ना होम मिनिस्टर की कोई बयान, सब चुप्पी साधे है। मतलब इनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है। लगता है कि देश की प्रधानमंत्री सेंगोल लेके जब पूजा पाठ करते हैं नया सदन के अंदर, तो वो नया सदन की आज ये हालत क्यों हुई? कम से कम दुख या शंका तो जताना चाहिए था ना, एक देश की प्रधानमंत्री होने के नाते और ये सदन की नेता होने के नाते, दोनों की तरफ से भारत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शंका प्रकाशना चाहिए था, दुख जताना चाहिए था। ये बड़ा तजुब लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ हिंदुस्तान की और भारतवर्ष की हमारा जो ऑगस्ट हाउस है पार्लियामेंट, कोई लेना देना ही नहीं है। गृह मंत्री जी अपना बयान दें, आकर सेटिस्फाई करें हम सांसदों को। किसकी गलती है वो बताएं और जिसकी गलती है उसको प्रॉपर सजा मिले। ये तो छोटी मछली को फांसी में चढ़ाने वाली बात है। लैक ऑफ सिक्योरिटी हुआ क्यों? क्या उनके पास जो इक्विपमेंट्स है, गैजेट्स हैं, क्या वो आज की तारीख के हैं? क्या एडवांस चेकिंग के उपकरण उनको मुहैया कराए गए हैं? तो ये सारे प्रश्न हैं जो हम लोग हाउस में होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते थे और हम चाहते थे कि सरकार जवाब दे कि आखिर इस तरह की इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हुई। कल की जिम्मेदारी कौन लेगा? पासवर्ड पे एमपी एक्सपेल हो जाता है, कर देते हो आप। नहीं, वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू था। कल जो लोग अंदर आकर के कूद गए और वो कैनिस्टर में अगर बायोलॉजिकल वेपन ले आते, कोई जहरीली गैस ले आते, तो आज हम खड़े होकर के यहाँ आपसे बात नहीं कर रहे होते। ये दोहरा मापदंड और जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं हो। अब सवाल यह है कि संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले सारे आरोपी वहां खुद गए या फिर उन्हें पूरा ट्यूशन देकर संसद के भीतर और बाहर भेजा गया। चलिए एक एक करके सारे किरदारों की प्रोफाइल खंगालते हैं। इसमें पहला किरदार है ललित झा नाम के आरोपी का। इस शख्स को ही पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसी ने संसद के बाहर खड़े होकर एक और आरोपी नीलम का वीडियो रिकॉर्ड किया था। ललित झा ने कैसे सबको इकट्ठा किया, कहां कहां मिला, पूरी डिटेल आगे देंगे। पहले इसकी टाइमलाइन की पड़ताल करते हैं। ललित झा नाम का यह शख्स अपनी प्रोफाइल पर इंडी अलायंस के नेताओं के पोस्ट शेयर करता है। यह प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाता है। किसान बचाओ, कॉर्पोरेट लूट मिटाओ के बहाने सरकार के विरोधी नैरेटिव को बिल्ड करता है। नोटबंदी को प्रधानमंत्री की सनक बताकर हेट स्क्रिप्ट लिखता है। यहां तक कि बीजेपी को वोट मत दो वाला एजेंडा भी चलाता है। इसकी अपनी विचारधारा हो सकती है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मगर फिर हमारी नजर इसकी एक फेसबुक पोस्ट पर गई जिसमें यह खुल्लम खुल्ला मरने मारने वाली बातें कर रहा था। कह रहा था जो विरोध में बोलेंगे मारे जाएंगे, काफिर करार दिए जाएंगे, जो सच बोलेंगे वो भी मारे जाएंगे, उन्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। ललित झा के शब्दों को पढ़कर एक मिनट के लिए किसी को भी यही लगेगा कि यह तो शुद्ध रूप से मोदी विरोधी पॉलिटिकल टेक्स्ट है। और ऐसा क्यों है, अब यह समझिए। सोशल मीडिया पर ललित झा के अकाउंट पर शेयर की गई यह तस्वीर इस वक्त बहुत वायरल हो रही है। जब हमने इसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खंगाली तो पता चला यह तस्वीर फरवरी 2020 को इसने अपलोड की है। मगर हम आपका ध्यान तस्वीर से पहले लोकेशन पर आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जिस लोकेशन पर यह तस्वीर ली गई है वो लोकेशन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के हेडक्वार्टर की बताई जा रही है। आप इस तस्वीर में पीछे की तरफ इंदिरा गांधी की तस्वीर भी देख सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ललित झा ने जो फोटो शेयर की उसमें बाईं तरफ दिख रहा यह शख्स कौन है।
उस शख्स को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो कोई राजेश शुक्ला है, जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य रह चुका है। राजेश शुक्ला की फेसबुक प्रोफाइल पर भी लोकेशन कोलकाता ही है। ये शख्स राहुल की फोटो के नीचे बैठकर फोटो खिंचवा चुका है, कांग्रेस के पोस्टर्स में नजर आया, कांग्रेस के समर्थन में भाषण भी दे चुका है और ललित झा उसी की फोटो अपनी टाइमलाइन पर चिपकाता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें दावा किया जा रहा है कि ललित झा टीएमसी के एक विधायक के साथ नजर आ रहा है। क्लेम किया जा रहा है कि टीएमसी के इन विधायक का नाम तपस रॉय है और ये ममता कैबिनेट में मंत्री भी हैं। संसद में घुसपैठ कराने का मास्टरमाइंड ललित झा के साथ टीएमसी के एक विधायक की इस तस्वीर की सच्चाई तो खुद टीएमसी ही बता सकती है। वैसे जिस राजेश शुक्ला की फोटो ललित झा अपनी प्रोफाइल पर घुमा रहा था, जिसके साथ कांग्रेस का सदस्य होने का दावा किया जा रहा है, उसके बारे में अब यह भी कहा जा रहा है कि वो टीएमसी में आ चुका है, तभी तो वो ममता के पोस्ट शेयर कर रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ललित झा को कांग्रेस और टीएमसी दोनों पार्टियों से रिश्ता रखने वाला कोई शख्स संसद में घुसपैठ करने वाली स्क्रिप्ट डिक्टेट कर रहा था, और क्या किसी पॉलिटिकल चेहरे ने इसमें उसकी मदद की? क्योंकि दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक कांग्रेस और टीएमसी के नेता जिस तरह संसद की सुरक्षा में लगी सेंध को मोदी के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे तो एक बड़ी पॉलिटिकल साजिश की बू आ रही है। डेरेक ओब्रायन, हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे देश की सुरक्षा, और क्यों 24 घंटे भी हो गई है, अब तक क्यों कुछ नहीं बोला जा रहा है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस पर हमारे जो होम मिनिस्टर है वो क्यों नहीं बोल रहे? कोई कुछ स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा। लोकसभा राज्यसभा दोनों खुले हुए हैं। अभी डेरेक ओब्रायन भी अब सस्पेंड हो गए, तो वो तो अपना लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस तो नहीं छोड़ने वाला ये जंग। क्यों छोड़ेगा? ये देश के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। सरकार बिल्कुल तानाशाही दिखाई दे रही हमारे लिए, लोकसभा में, राज्यसभा में। और हमारी मांग तो बड़ा सिंपल सा मांग है, बहुत सीधा मांग है कि गृह मंत्री आए और बयान दे। अगर हमारी सरकार होती तो बीजेपी तो यही मांग करती। ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। मार्क माय वर्ड्स, सीने पे हाथ मार के बोलना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है उस तरह की चीजें, तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित। मैं कहती हूँ आपने ये सारी कार्रवाई की, पर हम मांग कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री हमें आकर जवाब दें कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें संसद के अंदर करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पे अपनी छाती ठोक ठोक कर कहते हैं, आज वही गृह मंत्री पार्लियामेंट से बच रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। सुरक्षा में चूक के बहाने मोदी को बदनाम करने की यह साजिश प्री प्लान्ड क्यों लगती है, ये आप कांग्रेस की टाइमलाइन देखकर समझ सकते हैं। तानाशाह वाला टेक्स्ट नीलम की जुबान पर भी था और अब वही टेक्स्ट कांग्रेस की टाइमलाइन पर भी है। इससे जुड़े कुछ बड़े खुलासे दिल्ली पुलिस ने भी किए हैं। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दलील दी है कि आरोपी ये दिखाना चाहते थे कि देश के प्रधानमंत्री मिसिंग हैं, यानी गायब हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों को स्विस बैंक से पेमेंट की रकम रिवॉर्ड के तौर पर मिलनी थी। आरोपी आतंक फैलाना चाहते थे, प्लान्ड तरीके से हमला करने के लिए आए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह काम कोई नौसिखिया नहीं कर सकता है। हो न हो पर्दे के पीछे कोई बहुत गहरी साजिश रची गई और मास्टरमाइंड सिर्फ एक ललित झा नहीं, कोई उससे भी बड़ा है। ललित झा तो सिर्फ एक मोहरा है। क्यों? अभी तो जवाब तो दे रहे, सब लोग जवाब दे रहे हैं। जैसा वो बोलेंगे ऐसा ही होगा क्या? सरकार चलाएंगे, गृह मंत्री जी जवाब देंगे, उसके बाद बोलेंगे प्रधानमंत्री जी जवाब दो। ये जैसा वो लोग बोलेंगे ऐसा कि चलता है क्या? क्योंकि आज रक्षा मंत्री जी भी, राजनाथ सिंह जी भी जवाब दिया, स्पीकर ने जी भी बोला है, हमारा प्रहलाद जोशी जी ने बोला है, सब लोग बोल रहा है। क्या चाहिए उसको? सुरक्षा का विषय है, वो जांच हो रहा है, उसका अथॉरिटी टीम जांच कर रहा है, उसका रिजल्ट आ जाएगा जल्दी। अब इस मोहरे को कैसे ऑपरेट किया गया ये देखिए, फिर नीलम की बात करेंगे। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ललित झा के कहने पर ही तय हुई थी 13 दिसंबर की तारीख। ललित झा ने ही सबको गुरुग्राम में मीटिंग के लिए बुलाया था। ललित झा ने ही कलर अटैक का वीडियो मोबाइल में शूट करके सोशल मीडिया पर फैलाया था। पकड़े गए चारों आरोपियों का एक ही सूत्रधार निकला, यानी ललित, जिससे सभी आरोपी संपर्क में थे।
घटना को अंजाम देने से पहले ललित ने ही चारों आरोपियों के फोन अपने कब्जे में लिए और फरार हो गया। सारे आरोपी सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। तकरीबन 1.5 साल पहले सारे मैसूर में मिले थे। 9 महीने बाद सारे एक बार फिर से मिले और तभी ये प्लान बनाया गया था। मार्च में बजट सत्र के दौरान बेंगलोर से मनोरंजन आया और पास लेकर संसद भवन की पूरी रेकी की गई। जुलाई में सागर लखनऊ से आया, लेकिन संसद भवन के अंदर नहीं जा पाया। उसने सिर्फ बाहर से ही रेकी की थी। रेकी के दौरान मनोरंजन को यह बात पता चली कि जूते की जांच ठीक से नहीं होती। 10 दिसंबर को एक एक करके सारे अपने अपने राज्य से दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन फ्लाइट से दिल्ली आया। सारे 10 की रात को गुरुग्राम में विक्की के घर पर पहुंचे थे। देर रात ललित झा भी गुरुग्राम पहुंच गया था। अमोल महाराष्ट्र से कलर वाला पटाखा लेकर आया था। और इसी के बाद 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में इन्होंने सेंध लगा डाली। 2 अंदर थे, 2 बाहर थे और बाहर में जो नीलम थी वो भी पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। नीलम आजाद की यह तस्वीर देखिए। इसमें आपको मोदी के सारे घोर विरोधी नजर आ रहे होंगे। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, लेफ्ट के नेता, कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली सुदेश गोयत। कुछ समझ रहे हैं आप खेल कितना बड़ा है? नीलम तो सिर्फ एंटी मोदी प्रोजेक्ट का मोहरा है, चेहरा कोई और ही है और इसमें जबरदस्त पॉलिटिकल एंगल है। इसमें वो लोग हैं जो मोदी को पसंद नहीं करते। 24 में मोदी को हटाना चाहते हैं। इसमें वो इकोसिस्टम है जो नई संसद को बुरा बताकर मोदी से बदला लेना चाहता है और इसीलिए सबसे ज्यादा शोर भी वही लोग मचा रहे हैं। देखिए, अगर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में इस प्रकार से भगदड़ मच सकती है, ब्रिश होती है, तो उससे आप देश के सुरक्षा, देश की सीमाएं अंतर्गत और बाहरी, उसमें क्या स्थिति आप समझ सकते हो। आपको कल पूरे देश ने कल समझ लिया होगा कि लद्दाख में चीन की सेना किस तरह से घुसकर जमीन पर कब्जा किया है। कल पता चला कश्मीर में किस तरह से पाकिस्तान के घुसपैठ घुस जाते हैं। मणिपुर में बाहर से टेररिस्ट कैसे आ गए हैं, ये कल पता चला। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिक्योरिटी के बारे में, देश की रक्षा के बारे में, लेकिन सच क्या है ये आपने कल देखा है कि इतने बड़ा हमारा पार्लियामेंट सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था वहां है, वहां भी कुछ लड़के जिनके पास हथियार नहीं थे वगैरह सब ठीक है, लेकिन घुस गए, सदन में छलांग मारी, अफरा तफरी मच गई और हमारी सरकारें, जो गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री चुप है। ये पूरी सरकार 1 महीने से चुनाव प्रचार में बिजी है, अब मुख्यमंत्री बनाने में बिजी है, सरकारें बनाने में बिजी है, शपथ ग्रहण में बिजी है और देश की सुरक्षा हवा में है। अगर आवाज नहीं उठाई तो सदन में बैठने की क्या जरूरत है। देश की सुरक्षा के साथ जो लोकतंत्र का मंदिर है, कल आप सबने देखा, पूरे दुनिया ने देखा कि 2 लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बनवाए हुए पास पर अंदर आए। यही नहीं, वो सदन के अंदर पहुंच गए, वहां उन्होंने जूते से निकाला। अब वो स्मोक बम है या कोई कलर बम है, जो भी है, तो अगर वो स्मोक बम नहीं होता, यानी पहुंच तो गया बम वहां पे, संसद की सुरक्षा का सवाल है। तो ऐसे हालात में अगर हम राज्यसभा में ये उठा रहे हैं कि आइए सुरक्षा पर चर्चा करें और इस पर माननीय गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य दें। ये बोलना अच्छा रहेगा कि वो पुराना पार्लियामेंट हाउस was like industrialist and the new parliament building is like banias. You can understand the difference. अगर अंदर जाएंगे तो देखेंगे ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में इतना ऊंचा था, विजिटर गैलरी, इतना ट्रेडिशनल बिल्डिंग था, आर्किटेक्चर इतना अलग सा था, तो उधर से जंप नहीं कर पाएंगे। और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में तो जंप करना ही पड़ेगा, क्योंकि जंप करना बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत नीचे है। तो ये बानिया और इंडस्ट्रियलिस्ट का जो डिफरेंस है वही हमको लगा, पहले से भी लग रहे थे, कल तो एकदम हमको लगा कि यही है। और बहुत सीरियस इशू है, जैसे काकोली दी ने बोला
सिक्योरिटी ब्रीच का बहुत सीरियस इशू है। हम इसका जांच चाहते हैं और दिल्ली पुलिस, CISF एंड होम मिनिस्ट्री स्पेशली, मोदी जी का इतना कितना जल्दबाजी था। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सिक्योरिटी एक्सचेकर क्या है नहीं है, इसको जांच नहीं लेने से इतना जल्दबाजी क्या था। 2024 इलेक्शन के पहले सब इलेक्शन इश्यू बन रहा है। पार्लियामेंटेरियन का सिक्योरिटी भी स्टेक में है, और सिर्फ पार्लियामेंटेरियन का सिक्योरिटी का बात नहीं है। अगर पार्लियामेंटेरियन का सिक्योरिटी का ये हालत है तो आम आदमी का, आम जनता का हालत क्या है देश में, ये हमारा प्रश्न रहेगा। नेशन क्या स्टेक में नहीं है? नेशन का सिक्योरिटी क्या स्टेक में नहीं है? यहाँ आपको ये भी समझना चाहिए कि जिस नीलम की बात यहाँ पर हो रही है उसका मोदी विरोधी पार्टियों से कैसा लिंक है, क्या सीक्रेट कनेक्शन है। क्योंकि जिस तरह कांग्रेस पार्टी हर घंटे अडानी का टेप बजाती है, उसी तरह नीलम भी अडानी वाला टेप दोहराती है। अपनी जेब भरने के लिए, प्रशासन की जेब भरने के लिए गरीब किसान और मजदूर को घर घर में जाके, जैसे हम आतंकवादी है दूसरे देश से आए हैं, रात को छापा मारते हैं, दिन में छापा मारते हैं। अगर इतनी हिम्मत है तुम में दलालो, वो तुम अडानी के घर क्यों नहीं जाते? उनसे क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या हाल चाल है देश के इतने करोड़ जो हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई। जिस तरह फार्मर्स प्रोटेस्ट के वक्त मोदी के सारे सियासी दुश्मनों ने संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल दिया था, उस वक्त अलग अलग इलाकों में भीड़ जुटाकर माहौल बिगाड़ने वाले चेहरों में से एक चेहरा इस नीलम आजाद का भी था। वीडियो में गाने फिट करके, फोटो अटैच करके लोगों को भड़काने वाला प्रयोग इसने भी किया। आप सभी को क्रांतिकारी लाल सलाम। और जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो सबसे ज्यादा बधाई का पात्र है, क्योंकि समाज में जो जागृति लाने का काम किया है और इतनी बड़ी जो तानाशाही हमारी केंद्र सरकार है उसको झुकाने का काम किया है, वो कम नहीं है। और अपने संघर्ष में अब भी लगे हुए हैं। जैसे नरवाना में भी काफी महीनों से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और उचाना में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है स्थानीय मांगों को लेकर। इससे लोगों में जागृति आई है। जो मंत्रियों को ही अपना मसीहा समझते थे, मंत्रियों के आगे बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, आज वही लोग काले झंडे दिखाने लगे हैं। जो अमित शाह है, भारत का गृह मंत्री है, जिनकी रैली थी, तो उनको जो उनके आने का जो प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल करवाया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत के गृह मंत्री को आने से रोकना, उनका विरोध प्रदर्शन करना। और जो ये सरपंचों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया हुआ है, एक तरीके से तो इस तानाशाही की जंजीरों को तोड़ने का जो काम अपने आप ही इस बीजेपी ने करवाया है, हमें एक मौका दिया है। अच्छा, उनको भी समझ में आया है कि ये जो तानाशाही सरकार है। और अब देश के कोने कोने में, दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक, कांग्रेस उसी का पार्ट 2 लॉन्च कर चुकी है। सड़कों पर भीड़ बुलाकर, लोगों को जुटाकर एक नया बवाल खड़ा करने की पूरी तैयारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, और जिस तरह संसद के घुसपैठियों का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आ रहा है, उसके बाद तो यही लग रहा है कि सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। मोदी जितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, अरे जब सदन की सुरक्षा ना दे पाते तो देश की सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? और रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। संसद की सुरक्षा में चूक पर प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से कहा है कि इस घटना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तू मैं की राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। विपक्ष कुछ भी कहे, मोदी की नजरों में सुरक्षा प्राथमिकता है। लेकिन मोदी के विरोधी एक ही टेप ऑन करके बैठे हैं कि मोदी को सामने आना होगा, मोदी को जवाब देना होगा। नोट करने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट को यही कहा है। आरोपी ये साबित करना चाहते थे कि प्रधानमंत्री मिसिंग हैं, यानी गायब हैं। मोदी के सियासी विरोधी भी यही साबित करना चाहते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि संसद की सुरक्षा में खिलवाड़ की पूरी स्क्रिप्ट मोदी के दुश्मनों और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों ने मिलकर लिखी? जांच में एक एक सच बाहर आएगा, कोई नहीं बच पाएगा। हर कुछ में पीएम बात नहीं करेंगे। ये आपका पार्टी जैसा
एक पोस्ट और बाकी सब लैंप पोस्ट नहीं है हम लोग का। हर बात में पीएम पीएम क्यों? हमारा दूसरा सारे डिपार्टमेंट से वो लोग बोलेंगे। तो ये बोल रहे हैं, ये टीएमसी और डेरेक ओब्रायन स्पेशली ये इशू को घुमाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हार के बाद हार हो रहा है आप लोगों का। इंडी जोड़ आप लोग खत्म हो गया, इंडी जोड़, और भारत के लोग आप लोग को फेंक दिया है, एकदम दूर दूर तक फेंक दिया है। तो अभी आप घुमाने का कोशिश मत कीजिए। हम लोग इसका तदंत करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। और आज ये जो 6 जन अंदर आया था, एक बरस से इसका प्लानिंग चल रहा था। सारा इन्वेस्टिगेशन होगा और इसका पीछे कौन है इससे ये भी निकाल के हम लोग लाएंगे। विरोधी है ना कौन है ये भी निकाल के आएगा। तो घुमाने का कोशिश मत कीजिए डेरेक ओब्रायन और ममता बनर्जी। पुलिस ने आज अदालत को बताया कि एक बहुत बड़ी साजिश का ये पहला चैप्टर है। इसमें केवल ये 6 लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं। इनके तार देश में और तमाम जगहों से जुड़े हुए हो सकते हैं। देश के दुश्मन आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि जो भाषा और तरीका इन लोगों ने अपनाया वो आतंकवादियों जैसा ही है। 13 दिसंबर को नई दिल्ली में जो हुआ उसकी चर्चा इस्लामाबाद में कैसे की गई ये हम आपको बताएंगे। और अगर ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है तो विदेशी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या छाप रहे हैं और क्या क्या छिपा रहे हैं, सब कुछ जानना जरूरी है। तो देखते हैं ये खास रिपोर्ट। क्या संसद की सुरक्षा में चूक वाली घटना प्री प्लान्ड थी? क्या विदेशी टूलकिट का सहारा लेकर भारत की संसद में ब्रीच करवाया गया? क्या नई संसद पर सवाल उठाने वालों ने ही पूरी साजिश रची थी? क्या पूरा मकसद भारत की नई संसद को पूरी दुनिया में बदनाम करने का था? क्या तानाशाही नहीं चलेगी वाले नारे की स्क्रिप्ट लिख कर दी गई थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत की संसद में हुई कल की घटना वर्ल्ड हेडलाइन बनी है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में इस घटना की खबर छपी है, लेकिन साथ ही बहुत चालाकी से डिक्टेटरशिप वाला एजेंडा भी चलाया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि संसद के अंदर दाखिल होने वाले और संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाले कुछ नारे लगा रहे थे। बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। मणिपुर महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। भारत माता की जय। क्यों नारेबाजी कर रही हैं? तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। अत्याचार नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। वंदे मातरम। कहाँ गए बाजी? संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली नीलम नाम की इस महिला ने कई सारे नारे लगाए, जैसे तानाशाही नहीं चलेगी, संविधान बचाओ, मणिपुर को इंसाफ दो, महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, जय भीम, जय भारत। लेकिन भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को सिर्फ एक ही नारा नजर आया और वो है तानाशाही नहीं चलेगी। पूरी वर्ल्ड मीडिया में यही नारा प्रमुखता से छपा है, एक एक करके देखते जाइए। यह अमेरिका के बहुत बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है। यह मोदी विरोधियों का फेवरेट अखबार है। अखबार ने भारत की संसद की सुरक्षा में चूक की खबर को छापा है। लिखा है कि भारतीय पुलिस ने संसद में घुसने वाले 4 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। बहुत छोटी सी खबर छापी है,
लेकिन एजेंडा पूरा चलाया है। ये अखबार अपना एजेंडा चलाने से बाज नहीं आया। देखिए अंदर क्या लिखा है। पहले ही बयान में उसने संसद के बाहर नारेबाजी करने वाली नीलम के बयान को छापा है। नीलम ने वैसे तो बहुत से नारे लगाए थे, लेकिन इस विदेशी अखबार को सिर्फ तानाशाही वाला नारा ही याद रहा, या जानबूझकर उसने डिक्टेटरशिप वाला टेक्स्ट छापा। लिखा है कि प्रदर्शनकारी ने कहा कि सरकार लोगों की आवाज नहीं सुन रही। एक और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का एजेंडा देखिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी न्यूज एजेंसी की खबरें पूरी दुनिया में छपती हैं। मेन हेडिंग है कि भारतीय पुलिस ने संसद में 4 सिक्योरिटी ब्रीच करने वालों के खिलाफ आतंकवाद का केस फाइल किया है। हेडलाइन तक तो ठीक है, लेकिन अंदर जैसे ही आप खबर पढ़ेंगे आपको इस मीडिया हाउस का भी एजेंडा क्लियर हो जाएगा। यह भी उसी डिक्टेटरशिप वाले एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। संसद के सदस्यों को कोट करते हुए लिखा है कि संसद में कूदने वाले नारे लगा रहे थे, जिनमें तानाशाही नहीं चलेगी वाला नारा प्रमुख था। अगली हेडलाइन में फिर एजेंडा था। इन चारों के घर वालों के हवाले से लिखा है कि उनके घर वालों ने कहा कि वो नौकरी न मिलने से नाराज थे, यानी नौकरी नहीं मिलेगी तो आप संसद के अंदर स्मोक बम लेकर घुस जाओगे। एजेंडा ऐसे ही चलता है। भारत के खिलाफ तो ब्रिटेन का बीबीसी ऐसे एजेंडा चलाने में प्रमुखता से आगे रहता है। ब्रिटिश मीडिया हाउस बीबीसी ने भी इस खबर को अपनी वेबसाइट पर छापा है। हेडिंग में लिखा है कि संसद ब्रीच केस में भारत के गृह मंत्रालय ने जांच शुरू की और विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। वैसे तो बीबीसी ने पूरी खबर छापी है, लेकिन अंदर बहुत महीन तरीके से अपना एजेंडा भी चला दिया है। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली नीलम के बयानों को प्रमुखता से छापा गया है। लिखा है कि वो बेरोजगार थी और सरकार की लोगों पर सख्त नीतियों के खिलाफ थी, यानी बीबीसी ये दिखाना चाहता है कि भारत में तानाशाही चल रही है और सरकार लोगों के खिलाफ सख्ती अपना रही है। ऐसी एक नहीं कई अखबारों में एजेंडे वाली खबरें छपी हैं। यह भी ब्रिटेन का ही एक प्रमुख अखबार है, द इंडिपेंडेंट। हेडलाइन छपी है कि भारतीय संसद में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, घुसपैठियों ने सांसदों पर स्मोक बम फेंके। इसने भी तानाशाही वाला एजेंडा प्रमुखता से चलाया है। लिखा है कि आरोपियों ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। लेकिन यह एजेंडा यही नहीं रुका। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने भारत की नई संसद पर टिप्पणी की है। यह एजेंडा चलाने की कोशिश की है कि पुरानी संसद ठीक थी, नई की जरूरत नहीं थी। लिखा है कि विपक्षी नेताओं, आर्किटेक्ट्स और हेरिटेज एक्सपर्ट्स ने इस नई संसद की निंदा की थी और इसे बहुत ज्यादा महंगा प्रोजेक्ट बताया था। यह भी लिखा है कि नई संसद का यह प्रोजेक्ट भारत की सांस्कृतिक विरासत को खतरा है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले किस हद तक जा सकते हैं। उन्होंने सीधे सुरक्षा में चूक के इस केस को नई संसद से ही जोड़ दिया। एकदम अपना जजमेंट दे दिया कि नई संसद ही खराब है, महंगी है, इसलिए सुरक्षा में चूक हो रही है। तरह तरह से एजेंडा चलाया जा रहा है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा चैनल CNN है। CNN की वेबसाइट पर यह खबर प्रमुखता से छपी है। लिखा है कि भारत के पार्लियामेंट में घातक हमलों की 22वीं बरसी पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। CNN ने भी कैसे बहुत महीन एजेंडा चलाया है, अब ये देखिए। इस मीडिया हाउस ने सिर्फ कांग्रेस के ही वर्जन से खबर छापी है और कांग्रेस का वर्जन तो सरकार के खिलाफ ही होगा। CNN लिख रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे गंभीर बताया है। फिर कांग्रेस के ही सांसद केसी वेणुगोपाल का ट्वीट भी पब्लिश किया है, जिसमें नई पार्लियामेंट पर सवाल उठाए हैं। भारत के खिलाफ एजेंडा सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देशों से नहीं चल रहा, बल्कि पाकिस्तान में भी चल रहा है। वहां से तो सबसे पहले चल रहा है। पाकिस्तान का जियो न्यूज एक प्रमुख मीडिया हाउस है। देखिए जियो न्यूज ने क्या लिखा है। हेडलाइन है कि सुरक्षा में बड़ी चूक, गैलरी से 2 प्रदर्शनकारी भारतीय संसद के अंदर कूदे। आगे इस पाकिस्तानी न्यूज पोर्टल ने पूरी खबर छापी है और अपना एजेंडा भी जाहिर कर दिया है। सीधे लिखा है कि प्रदर्शनकारी तानाशाही नहीं चलेगी वाला नारा लगा रहे थे। नारे उन्होंने और भी बहुत से लगाए, लेकिन भारत के दुश्मनों और भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को यही नारे नजर आए। पाकिस्तान का एक और प्रमुख अखबार है डॉन न्यूज। इसने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। हेडिंग लिखी है कि भारत की संसद आतंकी हमले की बरसी पर भंग हुई। फिर नीचे बड़े प्यार से एजेंडा चला दिया। बड़े बड़े फॉन्ट में छोटी हेडलाइन और लगाई है कि संसद में दाखिल होने वालों ने तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाया और बीजेपी के सांसद ने
उनकी लोकसभा में एंट्री करवाई थी। पाकिस्तान तो खुलेआम भारत का दुश्मन है, इसलिए उनके लिए तो यह एजेंडा चलाना बनता है। इसीलिए उनके सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी भारत की संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर बात कर रहे हैं और वहां भी सबसे पहले यही तानाशाही वाला टैक्स चिपका रहे हैं। पीपल जो लोग हैं बड़े नॉर्मल लोग थे, लेकिन समहाउ दे मैनेज टू गेट द पासेस और उन्होंने वहाँ पे नारे लगाए, तानाशाही नहीं चलेगी, मींस के डिक्टेटरशिप जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि नरेंद्र मोदी की जो डिक्टेटरशिप है वो कबले कबूल नहीं है। और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। सो हाउ कम सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है कि वो जितने भी, और ये नई पार्लियामेंट है तो ये कैसी लोग, जारी बात है, सवाल उठाएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस से कि ये कैसी सिक्योरिटी है कि लोग अंदर चले गए हैं, ये कैसी सिक्योरिटी है कि उनके पास स्मोक कैनिस्टर्स थे और उसको वो सर्च ही नहीं कर सके, उनको पता ही नहीं चला। तो अब जारी बात है कई लोग इसमें ये क्वेश्चन करेंगे कि ये जी डेलिब्रेटली सारा कुछ किया गया, सो दे वर अलाउड समहाउ। और कई लोग कहेंगे जी नहीं, वो जो सिक्योरिटी के जो गेट्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, कोई कहेगा जी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ये सिक्योरिटी ब्रीच होना जारी बात है, सीआरपीएफ और वो जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, इट डिपेंड्स ऑन देम। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने इस पर क्या किया। ये उनकी जिम्मेदारी थी टू टेल कि भाई वो क्या चीज़ें करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, क्यों ये चीज़ें हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ पे थी, लॉ इन्फोर्समेंट कहाँ पे थी, वो जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है वो किधर था, क्या वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, वो क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाया, क्या इंडिया पहले अपने लोगों को सजाएं देगा जो वहाँ पे इन चीज़ों को देख नहीं सके। संसद की सुरक्षा में चूक की घटना पर जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष हावी हुआ है, इससे तो यही लगता है कि यह किसी विदेशी टूलकिट का हिस्सा है। इससे पहले जब भी किसी बड़े मामले में विदेशी टूलकिट आई है, विपक्ष ने ऐसे ही हंगामा किया है। विदेशी टूलकिट को पहचानना बहुत आसान है। किसान आंदोलन हो या फिर पेगासस का मुद्दा, कई बार विदेशी टूलकिट ही साबित हुई है, जिसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जाता है। सीधे राजनीतिक पार्टियां सरकार को सोशल मीडिया पर ट्रोल करती हैं, फिर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा होता है। विपक्ष की कोशिश यही होती है कि कोई काम न होने दिया जाए। संसद लगातार बाधित होती रहती है और फिर सड़कों पर भी प्रदर्शन शुरू हो जाता है। इस केस में भी अब यही होने लगा है।